तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हरियाणा न्यूज पर लगातार की जा रही है कि इस बजट में आम जनता के लिए क्या खास हो सकता है और जो खास होगा इस बजट में उसके क्या मायने होंगे हिंदुस्तान की जनता के लिए, लोगों के लिए। लोगों की आस कितनी जुड़ी है, कितनी आस आज पूरी होती है, चर्चा लगातार जारी है। और पैनल मेरे साथ मौजूद है, हमारे तमाम मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और प्रोफेसर विधु रावल, आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। पहले भी इन्होंने कई झूठ बोले, जो वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतरे। किसान नेता स्वामी इंद्र ने भी कहा कि जो किसान शहीद हुए उनके लिए बजट सत्र में दो शब्द निकलते नहीं है। तो किस तरीके से माने कि किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। आम आदमी पार्टी ने भी तमाम दावे लगाए। सर, तो प्रोफेसर विधु रावल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर सारिका वर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं, उन पर आ जाते हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा, देखिए इस बजट से काफी उम्मीदें जनता को हैं। अब ऐसे में आपने अभी कुछ ही देर पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। जिन दावों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई वो दावे आज तक पूरे नहीं हुए। अब इस पर, इस बजट को लेकर अगर हम बात कर लें तो जो दावा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि देश को दिशा दिखाएगा, उसके क्या मायने आप देखते हैं? दो चीजें हैं जी। एक तरफ आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये देश को दिशा दिखाएगा, दूसरी तरफ वित्त मंत्री कह रही है क्योंकि ये अंतरिम बजट है तो इसमें कोई मेजर घोषणा की उम्मीद ना करे। ये दोनों अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। ये हमें पता है कि ये इनका अंतिम बजट है। मैं उम्मीद कर रही हूँ देश की जनता ये तय करेगी कि इनका ये डेफिनेटली अंतिम बजट हो, ताकि देश को राहत मिले। हमारा जो डेट इतना ज्यादा बढ़ गया है उस पर कोई लगाम लगाने वाला आए जो ऑनेस्टली काम करे और डेटा की फजिंग ना करे, झूठ ना बोले। इंटरनेशनल मीडिया से भी और देश से भी झूठ लगातार बोला जा रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए। आप आज हमारे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर अशोकन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पूरे हेल्थ बजट को कम से कम 1.1% पे, वो कई वर्षों से स्टक है, विच इज अक्रॉस द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे बांग्लादेश और श्रीलंका में भी जो हेल्थ पे 6% ऑफ द जीडीपी इज स्पेंड, India spends 1.1% of its budget of the GDP on its health। हम उम्मीद कर रहे हैं वो इस बार 2.5% होगा। पिछली बार इन्होंने झूठे आंकड़े बना के वाटर और सैनिटेशन का बजट इन्होंने सडनली हेल्थ में डाल दिया और दिखाया कि हमारा 1,28,00,000 करोड़ हो गया है, जबकि आपको पता है वाटर और सैनिटेशन का 60-70,000 करोड़ हमेशा से अलग से रहता था। प्योर हेल्थ पे इन्होंने इनफैक्ट बजट कम किया है। इवन ड्यूरिंग कोविड काल में 35,000 करोड़ इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए रखे थे। उसके अलावा हेल्थ बजट एक्चुअली कम किया गया जब पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, जब हॉस्पिटल बेड्स की कमी से जूझ रहा था, जब आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने हेल्थ पे स्पेंड बढ़ाया नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। आज हर एक साधारण इंसान को अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ता है, या तो वो इंश्योरेंस लेता है या तो वो लोन लेता है। और जो गरीब आदमी जिसकी ये बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड पे ट्रीटमेंट हो रहा है, आयुष्मान की अगर सच्चाई कोई भी मीडिया हाउस दिखाए तो किसी भी अस्पताल में आयुष्मान का पूरा इलाज इसलिए नहीं होता क्योंकि कई वर्षों से आयुष्मान के बिल सरकार ने दिए नहीं है, जिस वजह से ना सीजीएचएस के रेट्स वैसे ही नॉर्मल रेट से 1/4 है और आयुष्मान के जो रेट सीजीएचएस से भी हाफ से भी कम है। इसकी वजह से हॉस्पिटल का जब खर्चा ही नहीं निकलता तो उस पर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आयुष्मान कार्ड जो है एक और इनका जुमला निकला है। उसके अलावा जो हरियाणा की बात करें, जिन्होंने चिरायु योजना घोषित की थी, वो भी एक जुमला निकला है। हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना जरूरी है। हमारा एम्स जो हरियाणा में इन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री घोषणा करके गए थे, आज तक वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सच कहां दिखेगा, हम उम्मीद करें कुछ सच निकल के आएगा। ओके, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं। प्रोफेसर विधु रावल, सुना आपने, बड़े आक्रामक तरीके से डॉक्टर सारिका वर्मा घेराव कर रही हैं आपका। अब ऐसे में इनकी तरफ से कहा गया है कि झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, जिन दावों के साथ सरकार में आए वो दावे पूरे नहीं हुए। अब ऐसे में अंतरिम बजट से लोगों को तो काफी आस है, लेकिन डॉक्टर सारिका वर्मा लगातार काफी आक्रामक तरीके से घेरती नजर आ रही हैं। प्रोफेसर विधु रावल, देखिए उनको आक्रामक होने की जरूरत भी है क्योंकि उनका झूठ जो है पकड़ा जा चुका है। अच्छा। अब जब झूठे ही दूसरों को झूठों का सर्टिफिकेट देने लगे, अब ये मेरे लिए एक पब्लिक नॉलेज की बात है कि देश के अंदर सबसे झूठ बोलने वाला राजनीतिज्ञ कौन है? अरविंद केजरीवाल। किसी से पूछ लीजिए, गली में चलते हुए किसी से पूछ लीजिए, जिसको एक दिन आकर एक झूठ बोलेगा
अगले दिन आकर उससे बिल्कुल उल्टी तरफ झूठ बोल देगा। जो एक दिन का भी इंतजार नहीं करता अपने पिछले झूठ को छुपाने के लिए, वो जितनी मर्जी चिल्ला चिल्ला कर बोले, बल्कि उनको चिल्लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो उनकी बात कोई मानेगा नहीं। सबको पता है केजरीवाल से झूठा राजनीतिज्ञ जो है आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ, तो उसके जो लोग हैं उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बार बार जो है हार्ड फैक्ट्स की बात कही। अब मुझे नहीं पता वो किस फैक्ट पर रिलाय करती हैं। वो जो केजरीवाल का इंटरनल लोकपाल, जो राशन कार्ड बनाने वाले मंत्री और फर्जी डिग्री वाले जितेंद्र तोमर को जो क्लीन चिट देते हैं, जो आज तक जेलों में पड़े हुए हैं लोग, या इनके जिनको भारत रत्न के अवार्ड देने की बात करते हैं। एक बीच में मत बोलिएगा, आप बीच में ना बोलिए। अब आप चोर की दाढ़ी में तिनका आ गया, देखिए बीच में मत बोलिए। मैं अच्छा चलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, एक शब्द नहीं बोला हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ। ठीक है प्रोफेसर विदुर, एक शब्द, और सुबह का समय है, ठीक है, मैंने तो बता दिया, आपकी मजबूरी है वैसे बीच में बोलना बीच में, क्योंकि मैं अगर नहीं बोलोगे तो मैं छिछलेदार कर दूंगा पूरा। अच्छा, हार्ड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है बात। हाँ, देखिए कैसे है मामला। इन्होंने कहा हार्ड फैक्ट्स चाहिए, हार्ड फैक्ट्स देते हैं इनको, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए 2014 में हमारा जो जीडीपी साइज था, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सारिका जी इसकी फुल फॉर्म, 2014 में हमारा $1560 जीडीपी पर कैपिटा की बात कर रहा हूं मैं। आज जब पिछला बजट हमने प्रस्तुत किया था 2023 की बात कर रहा हूं, तो 2491 963% का इंक्रीज। इकोनॉमिक साइज की बात करें अगर हम 11वें नंबर पर लैंग्विश कर रहे थे दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के रूप में, 11वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति थे। आज हम चौथे नंबर पर आ गए। 1856.72 बिलियन $US हमारी इकोनॉमी का साइज था 2014 में, और जब मैं और आप बात कर रहे हैं आज हमारा लगभग 4000 बिलियन डॉलर का हो चुका है। पिछले बजट में हमारा 3737 बिलियन डॉलर हो चुका है, यानी 110% का इंक्रीज। जो यूएस की एजेंसीज है, क्योंकि ये भारत पर तो विश्वास करते ही नहीं है, इनको तो बाहर के लोग अच्छे लगते हैं ना, तो यूएस की 3 एजेंसीज का नाम बताता हूं आपको मैं, S&P, मूडीज और DBRS। उनकी जो रेटिंग है 2014 में भारत के लिए जो है BBB नेगेटिव रेटिंग के साथ आए थे। वो आज जो है AA3 स्टेबल, जो कि आज तक के भारत के इतिहास में हाईएस्ट है, बेस्ट इन एशिया, सबसे अच्छी इकोनॉमीज में से। ये हार्ड फैक्ट्स हैं। अच्छा, हार्ड फैक्ट्स आपको चाहिए और भी दे सकता हूं मैं हार्ड फैक्ट्स। ये आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर, आज तक 75 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है, यानी कि ढांचागत विकास पर जो हमारी स्पेंडिंग्स हुई हैं, वो आज तक की टोटल जो है वो हुई थी 14 ट्रिलियन, जिनमें से 7.3 ट्रिलियन जो है पिछले 9 साल में मोदी जी द्वारा किया, आधे से भी ज्यादा, जितना आज तक लगा उससे आधे से भी ज्यादा। और ये कब, जब हमने 2004 से लेकर 14 तक 2,57,000 करोड़ की निवेश किया था, हम 33,03,000। अभी तो कुछ हार्ड फैक्ट शुरू किए थे मैंने वसंत जी, अभी उनका मुझे किसान वाले जो भाई हैं उनका भी जवाब देना है, जो किसानों की बात करते हैं। चलिए, वेल्थ क्रिएशन की बात हो, चाहे फॉरेन रिजर्व्स की बात हो, अब ये तो कर्ज की बात करते हैं। वो जिन लोगों के साथ खड़े हैं उन्होंने तो देश का सोना गिरवी रखवा दिया था। मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूं इनकी बात को, क्योंकि किसान वाले विषय पर भी बात करनी चाहिए हमें। जिन्होंने देश का सोना गिरवी रखवा दिया था वो आकर यहाँ पर कर्ज पर लेक्चर दे रहे हैं। कर्ज की बात करें तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 300 बिलियन हैं, छोड़कर कितने गए थे? 175 बिलियन बिलियन डॉलर जो है आप छोड़कर गए थे, यानी कि आपके साथी जो लोग थे, आपको तो कभी मौका मिलना ही नहीं है। खैर, एनपीए छोड़कर गए थे, 14.5% का एनपीए घाटा हुआ करता था, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये नीरव मोदी, जिनका नाम बड़ा अच्छे से लिखते हैं, माल्या, ये सब इन लोगों को फोन कर करके गलत लोन दिया करते थे। आज वो घटकर 3.5% हो गया है। हमने बैड लोन्स को भी खत्म किया। जल्दी से किसान वाली बात कर लें। देखिए, मैं इस बात पर जरूर जो है चाहूंगा, इतने बड़े पैनल में आपने केवल एक, मेरे अलावा कोई किसान नहीं है आपके पैनल पर, मैं एकमात्र किसान हूं आपके पैनल पर। यहाँ पर नहीं, किसान नेता भी हमारे साथ हैं, वो भी किसान करने वाले 1-2 लोग हैं, उनकी बात का जवाब नहीं। वो नेता है, वो किसान नहीं है। अच्छा, उनसे पूछ लीजिएगा उनकी कौन से कहां पर रकबा है उनका, कहां जमीन है, पूछ लीजिएगा। मेरा सीधा सवाल नहीं है, मैं व्यक्तिगत हमला करता भी नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत हमला, मुझे बात करने दीजिए केवल। एकमात्र किसान मैं हूं आपके पैनल पर। मैं दावे के साथ कहता हूं, उनसे पूछ लीजिए कौन से गांव में कौन सी जगह उनका रकबा है, कब उन्होंने खेती की है, बता दे। खैर, मैं दे सकता हूं वो। हम किसान निधि कहते हैं, लेना नहीं चाहते, तो एक मुहिम चलवाओ,
किसानों के बीच में जाओ, आप किसान नेता बने फिरते हो, वोट किसान तो आपको वोट देता नहीं कभी भी, किसानों के बीच में जाओ, एक मुहिम चलाओ। और जैसे एलपीजी कनेक्शंस में हमने गिव इट अवे किया है, इस प्रकार से अगर कोई किसान निधि आपके कहने से छोड़ता हो तो गिनवा दो कितने लोग छोड़ रहे हैं आपके कहने से। फिर ये उन लोगों के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं, यानी कांग्रेस जो इनके आंदोलनों में दारू सप्लाई करती है, जो कि 23,000 करोड़ का आखिरी बजट पेश किया था उन्होंने एग्रीकल्चर का, कृषि बजट, वो पिछला बजट जो बढ़कर 1,47,000 करोड़ का हो गया, यानी लगभग 7 गुना बढ़ गया। वो लोग वो यहाँ पर आकर हमें लेक्चर देते हैं, जिन्होंने, वो कभी नहीं पूछेंगे अपने साथियों से जो इनको आंदोलनों में फाइनेंस करते हैं, इनके पिज्जा बर्गर और इनकी मसाज उठवाते हैं, उनसे कभी नहीं पूछेंगे भाई जब सत्ता में थे तब एक भी फसल एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदती थी हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 14 फसलें देश में सर्वाधिक कैसे खरीद रही हैं। तब देश के अंदर किसान को अगर आपदा तब भी आती थी, ओले तब भी गिरते थे, तब 6,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा क्यों मिलता था। आज देश में सर्वाधिक 15,000 रुपए प्रति एकड़ कैसे मिल जाता है। तब 2-2 रुपए के चेक कैसे दे देती थी कांग्रेस सरकार। ठीक है, क्यों नहीं प्रोफेसर पूछती विदुरावल अपने फाइनेंसर से, इनको ये भी पूछना चाहिए अपने फाइनेंसर से। प्रोफेसर विदुरावल, देखिए देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब ऐसे में आम आदमी अपने हिस्से का 5 किलो अनाज लेने के लिए कई घंटों तक लाइन में लगता है। आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी किसानों के खातों में पीएम सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए अगर पर मंथ डिवाइड करे तो 500 रुपए बनता है। सरकार 500 रुपए पर मंथ हर किसान को देती है। क्या आपको लगता है कि एक सम्मानजनक ये चीज है किसानों के लिए भी 500 रुपए पर मंथ? देखिए, जिस 500 रुपए पर मंथ की आप बात कर रहे हैं उसमें लगभग देश के 13 करोड़ किसानों ने वो सम्मान निधि ले रहे हैं, पहली बात। Okay. दूसरी, इस पर जो है आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 19 लाख करोड़ रुपए, 19 लाख करोड़ रुपए जो आज तक किसान के लिए किसी भी सरकार ने किया, आजादी से लेकर 2014 तक। ठीक है, इस पूरे कालखंड में जिसमें हमारी भी सरकारें बीच में गठबंधन की रही हैं, ओके, इसमें 19 लाख करोड़ एक तरफ, ये केवल किसान निधि की बात कर रहे हैं, हाँ, जिसको आप कम आंक रहे हैं। 19 लाख करोड़ रुपया तो केवल इसमें किसान निधि में लगा, और पूरा आज तक 17 लाख करोड़ रुपया और सारी की सारी योजनाएं इतने वर्षों तक जो आजादी से लेकर 2014 तक लगी उसमें लगा, इसको कम बता रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि लाइन में लगना पड़ता है 5 किलो के लिए। देखिए, मुझे लगता है पीडीएस व्यवस्था हमने बहुत अच्छी किया है, एक के बाद एक एजेंसीज ने आकर, फॉरेन एजेंसीज ने हमारा किया है, लेकिन अगर आप कहते हैं उसमें सुधार की आवश्यकता तो बिल्कुल है। हाँ। लेकिन हमारी सरकार में आने से पहले 29.5 करोड़ लोगों को केवल राशन मिलता था। आज राशन की आवश्यकता है या नहीं है तो वो तय करें, लेकिन 82.5 करोड़ लोगों को आज अगर देश में मुफ्त राशन मिल रहा है प्रति माह, और टारगेट इसको और बढ़ाने का है। बहुत सारे लोग इसका नैरेटिव उल्टा बनाते हैं, अच्छा 82.5 करोड़ लोग गरीब हैं। अरे गरीब नहीं है, हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि हम इतना दे सकते हैं। हम जिस प्रकार से बहुत सारे देशों में तो 100% पॉपुलेशन को दिया जाता है, जो विकसित देश हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज खास तौर पर हैं, जो स्कैंडिनेविया के देश हैं, बहुत सारे देश अपनी हेल्थ फैसिलिटी पूरी देते हैं। अब आयुष्मान कार्ड को लेकर भी यहाँ पर आपके डिबेट पर जो है सवाल खड़े किए गए। हाँ। मैं चाहता हूं कुछ लोगों को लेकर आए, ये तो खुद प्रैक्टिसिंग शायद डॉक्टर भी हैं, ये शायद खुद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, इन्हें चाहिए कि यहाँ पर बैठकर निराशावादी जो कि ये हैं, और इसलिए जनता इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, इसलिए इनके नोटा से कम वोट आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लेकर आए और सुधार की तरफ बढ़े, कुछ अच्छा काम अपने जीवन में करोगे। तो प्रोफेसर विदुरावल, चलिए ठीक है, प्रोफेसर विदुरावल आपके पास में लौटूंगा, आपके पास में वापस लौटूंगा। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। वीके जैन, व्यापार मंडल सचिव, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैनल में स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, देखिए आज अंतरिम बजट पेश होगा, पूरे देश को उम्मीद है, आपके नजरिए से आप किस तरीके से इस अंतरिम बजट को देखते हैं सर? देखिए, बजट तो पिछले 9 सालों से पेश हो रहा है और इस बार भी पेश होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बजट पेश हो रहा है उससे पिछले 9 साल में देशवासियों को क्या मिला। क्या महंगाई से छुटकारा मिला? क्या इंसान की अपनी जो जीविका, जो कमाने की जो दर थी, जो रेशो थी, क्या वो उसमें कोई वृद्धि हुई? जो लोग मेक इन इंडिया का नारा दिया करते थे, जो आत्मनिर्भर की बात किया करते थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि 29.5 करोड़ लोगों को पहले राशन मिलता था, आज हमने 82.5 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो क्या ये आत्मनिर्भर की तरफ इशारा है?
अगर आप 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हो तो इसका मतलब आप उनको आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। दूसरी बड़ी बात, गरीबी रेखा के जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि पिछले 10 साल में और ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। ये कैसा बजट है? मेरे भाई ने कहा कि कृषि का बजट हमने 7 गुना बढ़ा दिया। इन्होंने 1,27,000 करोड़ का कृषि का बजट बताया। मैं अपने भाई से, मेरे भाई बड़े बुद्धिजीवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, 1,27,000 करोड़ का बजट जो कृषि का था, क्या वो पूरा का पूरा बजट खर्च हुआ? वो बजट कृषि का बजट, जहां कृषि प्रधान देश हमारा कहा जाता है, जिन किसानों के कंधे पर कोरोना में भी देश चलता रहा, उस कृषि का बजट वापस चला गया क्योंकि ये उस पूरे बजट को खर्च नहीं कर पाए। तीसरी बहुत बड़ी चीज, जितना कर्जा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया था, उतना अकेले प्रधानमंत्री ने 300 गुना ले लिया। जहां 55 लाख हजार करोड़ का कर्जा था, 2 लाख से भी पता नहीं कितना ज्यादा हो चुका है। इस साल का जो हमारा सालाना जो आय थी, जो कृषि जो बजट की जो हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की जो आय थी वो 27 लाख हजार करोड़ थी और जो खर्चा था वो 45 लाख हजार करोड़ का खर्चा था। यानी कि इन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ और कर्जा ले लिया, 18 लाख हजार करोड़ मतलब और कर्जा। तो ये वो सरकार है जो हर साल अपनी आय को घटा रही है और कर्जे को बढ़ा रही है। चलो ठीक है, आप कर्जा बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा हाँ बिल्कुल, जब आप कर्जा ले रहे हो, अगर एक आम आदमी भी अगर अपना घर किराए पे लेता है, अपना घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, उसको पता होता है मेरा ये कर्जा है और मैंने 10 साल की EMI में ये कर्जा उतारना है और इस कर्जे से बाहर निकलना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल में कर्जे से बाहर निकली या कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है? और अगर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है तो क्या हिंदुस्तान की जनता को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? ठीक है, एजुकेशन पे कुछ किया, हेल्थ पे कुछ किया? क्या जो ट्रांसपोर्टेशन जो आज हिंदुस्तान में गांवों में देखा जाता है, बहुत सारे शहरों में देखा जाता है जहां लोग बसों में भरे पड़े हैं, तो जो इतना कर्जा 10 साल में लिया, वो 10 साल का कर्जा कहां गया? मंत्रियों की जेब में गया, आपके बीजेपी के कार्यालयों में गया, या आपके हमारे प्रधानमंत्री जी के जहाज खरीदने में गया? जो 10 साल में लोगों के जीविका में सुधार नहीं कर पाए। जवाब दीजिएगा। हाँ जवाब ले। जो 10 साल में हिंदुस्तान की जनता की जीविका में सुधार नहीं कर पाए, जो लोग हिंदुस्तान की जो स्थिति थी उनको और दयनीय बना गए। जो किसान की बात करते हैं, जिनकी सरकार में 750 किसान मात्र 1 साल में शहीद हो गए सड़कों पर, वो किसान की बात कर रहे हैं। किसान की आत्महत्या पिछले 10 साल में प्रतिवर्ष बढ़ी है। अगर इन्होंने किसानों के लिए काम करा है तो आत्महत्या दर क्यों बढ़ी? ठीक है मनीष कटाना जी, आपकी बात का मैं जवाब लूंगा। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जवाब आप दीजिएगा, उससे पहले सारिका वर्मा, डॉक्टर सारिका वर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी कुछ कह रहे हैं। आपने जो 2 बातें कही थी कि राशन हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, हरियाणा की सच्चाई ये है, गली गली में आपने परिवार पहचान पत्र के नाम पे लोगों को फर्जी आपने वादा किया है और लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं। हर कॉलोनी, हर गली में महिलाएं मुझे बताती हैं कि सभी के राशन कार्ड कट चुके हैं। जिनको सालों साल से राशन मिल रहे थे वो राशन बंद हो गया है। परिवार पहचान पत्र पे जो आपने इतना बड़ा घोटाला किया है, जो लेडी स्त्री प्रेस करके वो 200 रुपए रोज का कमा रही है, उसकी आपने इनकम दिखा दी है 5 लाख, उसका राशन बंद कर दिया है। जिसका हस्बैंड अपाहिज है, वो घर में बर्तन मांज के 11,000 रुपए कमाती है, उसका भी आपने राशन कार्ड दिया है। वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी? तो आप जो झूठ और फरेब की बातें जो आप हवा में बैठ के करते रहते हैं ना, उसका जो है अंत जो है सड़कों पे दिख रहा है। राशन कार्ड की तो आप बिल्कुल बात करें ना। दूसरा आप बात कर रहे हैं कि ट्रिलियन डॉलर आपने खर्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपका सिर्फ रोड से, और रोड का मैं एक बात बता दूं, केवल 6% इंडियंस के पास गाड़ियां हैं और 30% लोगों के पास बाइक्स हैं। 64% लोग या पैदल जाते हैं या साइकिल चलाते हैं। उनके लिए आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है? कितनी आपने मेट्रो यहाँ पे बढ़ाई है? कितनी आपने बसेस सर्विस बढ़ाई है? कितनी आपने लोकल ट्रेन बढ़ाई है? इसका भी आंकड़ा दीजिए। आप केवल जो 6% लोग बहुत ज्यादा गाड़ियां चला रहे हैं, उनके लिए आप सड़कों पे करोड़ों रुपए खर्चते रहते हैं और आपको लग रहा है विकास हो रहा है।
जमीनी स्थिति ये है कि गरीब से गरीब आदमी जो है कमजोर होता जा रहा है, उसको अपने ट्रैवल के लिए इतना दिक्कत हो रही है कि वो उसका जो दायरा है कम होते जा रहा है, वो आसपास पोल्यूटेड एरियाज में रह रहा है क्योंकि वो दूर जाके काम भी नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जनता आपको डॉक्टर सारिका वर्मा दिखा देंगी। डॉक्टर सारिका वर्मा, आपके बात का मैं जवाब ले लेता हूं। प्रोफेसर विधु रावल, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने चुना और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, बात रखिए। देखिए, झूठा आंकड़ा क्या होता है ये अभी अभी आपकी डिबेट पर जो है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बताया। अच्छा। उन्होंने कहा राशन कार्ड कट रहे हैं। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तो हम अक्टूबर 26 2014 में, अब हरियाणा की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हरियाणा पर ले आई डिबेट को, तो 2014 में हम 26 अक्टूबर को हमने पद ग्रहण किया था। तो उससे एक महीना पहले सितंबर में 8,61,000 राशन कार्ड थे जो रजिस्टर्ड थे, और 40 लाख राशन कार्ड अभी पिछले महीने जिन लोगों को राशन मिला है वो 40 लाख से अधिक राशन कार्ड है। यानी 5 गुना जब राशन कार्ड बढ़ गए पिछले 9 साल में, ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड कट गए, पहले मिल रहा था अब नहीं मिल रहा। ये हो सकता था कि पहले भी ना मिल रहा हो सकता है कि कुछ लोग आज भी रह गए हों किसी प्रकार से, लेकिन उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने खुद, अगर मैडम सारिका कभी गई हो विकसित भारत संकल्प यात्रा में, वैसे विकसित भारत से इनका क्या लेना देना, ये तो भारत को बर्बाद करने के सपने देखते हैं रोज। सर, आप व्यक्तिगत इस तरह बात करेंगे तो मैं भी बहुत बुरी टिप्पणी दूंगी। आप तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, टेक योर स्टेटमेंट बैक, टेक योर स्टेटमेंट बैक, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, डू नॉट स्पीक टू मी इन दिस मैनर सर। हमारे आप ठीक से बात, यू बिहेव योरसेल्फ, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। ओके, डॉक्टर सारिका वर्मा, प्रोफेसर विधु रावल, डॉक्टर सारिका वर्मा, प्रोफेसर विधु रावल, दोनों के ऑडियो लेवल को थोड़ा डाउन कर दीजिएगा। तो ऐसे में हम बजट को लेकर बात कर रहे हैं, तो डिबेट पर्सनल ना हो किसी के लिए भी। प्रोफेसर विधु रावल ने आपसे, उनका मतलब आम आदमी पार्टी से था डॉक्टर सारिका वर्मा। अब ऐसे में मैम, पार्टियों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते हैं, आपकी तरफ से भी बीजेपी पर, आपसे उनका मतलब आम आदमी पार्टी था जी। प्रोफेसर विधु रावल, मैं पर्सनल नहीं करता डिबेट, वो कह रहे हैं ना पर्सनल तो नहीं किया उन्होंने। वो एक फिल्म, आप यू टोल्ड मी टू शट अप, आपको शर्म नहीं आती महिला से ऐसे बात करते हो? आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। हाउ डेयर यू आस्क मी टू शट अप, हाउ डेयर यू आस्क मी टू शट अप, वापस माफी मांगिए। आप बदतमीज आदमी है, आप वापस मांगिए माफी, आप माफी मांगिए। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, यू हैव नो बिजनेस टू स्पीक टू मी लाइक दैट। इनसे माफी मंगवाइए, ओपन डिबेट में आप महिला को शट अप कह रहे हैं, ओके, आपको शर्म नहीं आती है, आप अपनी पार्टी का आपको नाम शर्म बदल नहीं आती दीजिए, है, पार्टी का आपको नाम शर्म बदल नहीं आती है। दीजिए। समझी ये गलत होगा। ओके, डॉक्टर सारिका वर्मा, प्रोफेसर विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल, डॉक्टर सारिका वर्मा, देखिए अंतरिम बजट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में देशवासियों के सामने एक अंतरिम बजट अभी कुछ ही देर बाद पेश होने जा रहा है। हम इस डिबेट को इस नजरिए से कर रहे हैं कि आम लोगों के लिए क्या खास होगा और पिछले कई बजटों में क्या कुछ खास रहा है। ऐसे में विपक्ष अपनी खामियां निकाल रहा है पिछले बजटों में भी, और जो अब बजट पेश होगा उसे लेकर विपक्ष अपनी दलील दे रहा है कि क्या खास होना चाहिए। ऐसे में अगर डिबेट पर्सनल होती जाएगी तो हरियाणा की जनता देख रही है, वो भी साफ नहीं हो पाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। अब ऐसे में आस जो आम व्यक्ति को इस बजट से है वो किस तरीके से जुट पाएगी, ये न जाने फिर कौन बता पाएगा। इस चर्चा में आप सभी मेहमान शामिल हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि शांति प्रिय तरीके से इस डिबेट को करें ताकि आम जनता को अपना एक नैरेटिव मिल सके इस अंतरिम बजट से कि हमारे लिए क्या खास होगा और जो हमारी आस है उस पर यह बजट खास होने के बाद कितना खरा उतरेगा। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।